निर्विंध्य कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हम लोगों ने सिलेबस के बारे में कल चर्चा की, आज से हम दूसरा पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेपर आपका दूसरा है और उसमें भी हम यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे और यूनिट फर्स्ट का भी पहला टॉपिक रहेगा आपका। पहले टॉपिक का नाम है हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी एंड सेल थ्योरी। पहले टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? कोशिका विज्ञान का इतिहास और कोशिका सिद्धांत। अगर हम इन चीज़ों की विस्तृत चर्चा करें तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि कोशिका क्या होती है। अगर हम देखें तो प्रत्येक जीव का शरीर, चाहे वो जंतु हो या पादप हो, प्रत्येक जीव का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये कोशिकाएं एक निश्चित क्रम में होती है जो कि हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कोशिका के लिए एक शब्द में, एक लाइन में अगर हम आंसर दें तो कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसका मतलब ये है कि भाई कोशिका से ही हमारे शरीर की संरचना बनती है और दूसरी चीज़ ये, जितने भी कार्य हमारे शरीर में होते हैं वो भी किसके द्वारा होते हैं? कोशिका के द्वारा। इसलिए कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन हमें यहाँ क्या पढ़ना है? हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी। ठीक है। और सेल इतनी छोटी होती है कि हम इसे अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो इसलिए सर्वप्रथम 1590 में वैज्ञानिक जैकेरिस जेनसन ने माइक्रोस्कोप बनाया। उसके बाद सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप के माध्यम से पादप की अर्थात पेड़ पौधों के शरीर का एक टुकड़ा लिया, या ये अपन कह सकते हैं कि एक छाल ली और उस छाल का अध्ययन किया। और वो जो पौधे की जो छाल थी वो मरी हुई थी। जब इस छाल का उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि इसमें कई जगह छोटे छोटे कोष है इस प्रकार से, और एक निश्चित क्रम में विन्यासित है। छोटे छोटे कोष थे इस प्रकार से, है ना। अर्थात ये कह सकते हैं कि उसमें केवल कोशिका भित्ति थी। ठीक है। तो जब इनने रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले किसी पौधे की एक काट या ये कह सकते हैं कार्क का अध्ययन किया तो उनने देखा कि उसमें छोटे छोटे कक्ष हैं। ठीक है। छोटी छोटी कोठरियां हैं। अब कोठरियां जानते हैं आप क्या होता है? ठीक है। कोठरियां शब्द आपने सुना होगा। कोठरियां का मतलब होता है छोटे छोटे कक्ष। तो उनने देखा कि इस कार्क में या इस टुकड़े में छोटे छोटे कक्ष हैं और अभी वो खाली हैं, और उनके आसपास एक भित्ति है जिसको बाद में कोशिका भित्ति कहा गया। ठीक। और अभी ये जो कोशिका भित्ति थी केवल इस चित्र में यही थी, क्योंकि जो पादप की जो हमने काट ली थी वो मरी हुई थी। और इसके साथ ही कोशिका की खोज मानी जाती है सन 1665 में। हालांकि अगर अपन माने तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति को देखा था, क्योंकि जिस पौधे की काट का वो अध्ययन कर रहे थे वो मरी हुई थी, है ना। और जब छोटे छोटे कक्ष उनने देखे, छोटी छोटी कोठरियां देखी, तो इन कोठरियों को उनने सेल नाम दिया। सेल का अर्थ होता है कक्ष। ठीक है। और इसी के साथ कोशिका का नाम सेल पड़ा, क्योंकि सेल का अर्थ क्या होता है? कक्ष या कोठी। फिर आगे चलकर फिर इनने जीवित पौधे की काट का अध्ययन किया तो उनमें पाया कि उसके अंदर एक रस भरा था, या ये कह सकते हैं अपन जूस भरा था। और बाद में उस रस को या उस जूस को जीव द्रव्य कहा गया। क्या कहा गया बाद में उसको? जीव द्रव्य।
सबसे पहले उनने क्या किया, एक मरे हुए पौधे की काट का अध्ययन किया, तो उनमें देखा कि छोटे छोटे कक्ष थे और उन छोटे छोटे कक्षों का अध्ययन किया। फिर उन छोटे छोटे कक्षों को ही सेल नाम दिया। ये कब, 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा। फिर आगे चलकर उनने एक जीवित पौधे की काट ली और उसका अध्ययन किया, तो उसके अध्ययन में उनने पाया कि वो जो छोटी छोटी कोठरियाँ थी अर्थात सेल के अंदर एक जूस भरा था या रस भरा था। बाद में चलकर उसका क्या नाम दिया गया, जीव द्रव्य। ठीक है, और इस चीज़ का उनने जो वर्णन किया है अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में। रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक आई थी माइक्रोग्राफिया, जिनमें उनने इस बात का वर्णन किया है कि उनने छोटी छोटी कोशिकाओं का, ये अपन ये कह सकते हैं छोटे छोटे कक्षकों का अध्ययन किया। उसके बाद की अगर हम चर्चा करें तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने भी अपना स्वयं का एक माइक्रोस्कोप बनाया था और माइक्रोस्कोप बनाने के बाद फिर सेल के बारे में चर्चा की थी। उनने शुक्राणु अंडाणुओं की कोशिकाओं के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद अगर हम बात करें 1839 में एक वैज्ञानिक थे परकिंजे। परकिंजे ने सर्वप्रथम जीव द्रव्य की खोज की। परकिंजे ने 1839 में सर्वप्रथम किसकी खोज की, जीव द्रव्य की। उसके बाद अगर हम बात करें तो करीब 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। ये अपन कह सकते हैं इंग्लिश में उसको न्यूक्लियस कहते हैं। 1831 में केंद्रक की खोज की, न्यूक्लियस की खोज की, किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। और परकिंजे ने उसके बाद 1839 में किसकी खोज की, जीव द्रव्य की। अब ये जीव द्रव्य क्या होता है, तो थोड़ा सा हम जीव द्रव्य के बारे में देखें कि भाई ये जीव द्रव्य क्या होता है। मान लीजिए कि ये सेल है और सेल के अंदर ये केंद्रक है। ठीक, ये केंद्रक है या अपन कह सकते हैं न्यूक्लियस, और ये है सेल, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, अर्थात न्यूक्लियस का द्रव। कहने का अर्थ है अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक द्रव भरा है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और एक द्रव सेल के अंदर भी भरा रहता है, उस द्रव को कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक, एक द्रव क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर भरा रहता है, एक द्रव जो साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर भरा रहता है। इन दोनों को मिलाकर किसको, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये हम कहें कोशिका द्रव्य या न्यूक्लियस द्रव्य, दोनों को एक साथ मिलाकर हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य, या फिर अपन ये कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, कोशिका द्रव्य या कोशा द्रव्य और न्यूक्लियस द्रव्य अर्थात केंद्रक के अंदर भरा हुआ पदार्थ, और न्यूक्लियस कोशिका के अंदर भरा हुआ पदार्थ, दोनों को मिलाकर एक साथ हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं या जीव द्रव्य कहते हैं, जिसकी खोज सर्वप्रथम 1839 में किसने की थी, परकिंजे। ठीक है, तो इस प्रकार से कोशिका की खोज हुई और कोशिका का इतिहास है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो और भी कई रोचक तथ्य हमारे सामने आते हैं। और फिर 1839 में स्लीडन और स्वान, दो जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत के कई तथ्य हैं। कोशिका सिद्धांत में उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव, चाहे वो जंतु हो या पादप हो,
उसका शरीर अनेक छोटी छोटी एवं असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या कहा स्लीडन एंड स्वान ने कि प्रत्येक जीव का मतलब ये होता है आपका जंतु भी आ जाता है उसमें और पादप भी आ जाता है। प्रत्येक जीव अर्थात जंतु और पादप दोनों का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। साथ ही उस जीव के अंदर जितनी भी जीवन संबंधी क्रियाएं होती है, जीवन संबंधी क्रियाओं का मतलब ये होता है कि जीने के लिए जो भी क्रियाएं होनी चाहिए, ठीक, ये सारे कार्य कौन करता है? कोशिका। ठीक, उसके बाद नई कोशिकाओं का निर्माण भी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। अर्थात नई कोशिका, जैसे कि भाई एक कोशिका का भी एक निश्चित जीवन काल होता है, कुछ समय पश्चात एक कोशिका मर जाती है। तो अगर नई कोशिका, मान लीजिए कि कोई कोशिका मर गई, तो उस कोशिका के मरने के बाद नई कोशिका चाहिए शरीर को। अब जब नई कोशिका कहाँ से आएगी? तो नई कोशिका निर्माण भी किससे होता है? पूर्ववर्ती कोशिका अर्थात पुरानी कोशिका से या उससे पहले की कोशिका से। दूसरी चीज, कोशिकाएं आनुवांशिकी एकक भी होती है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि कोशिकाएं आनुवांशिक इकाई या डीएनए वगैरह भी धारण करती है या लेके चलती है अपने साथ, जिससे हमारे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो इस प्रकार की कई चीज़ें हमें कोशिका के अंदर पढ़नी है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो अपने साथ एक पेन और कॉपी लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि साथ साथ में लिखवाता भी चलूँगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें है ना। एक बार और हम चर्चा करते हैं शुरुआत से, कोशिका क्या है, ठीक है, और कोशिका की खोज कैसे हुई, क्या इसका इतिहास है। ठीक है, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब? 1665 में। और कोशिका इतनी छोटी इकाई होती है कि हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए सबसे पहले माइक्रोस्कोप की खोज होना जरूरी थी। और अगर सबसे पहले की बात करें, माइक्रोस्कोप के पहले की भी बात करें, या अपन रॉबर्ट हुक ने जब माइक्रोस्कोप बनाया उससे भी पहले की बात करें, तो उससे पहले भी सन 1590 में जैकरी जेनसन ने एक माइक्रोस्कोप बनाया था। उसके बाद फिर रॉबर्ट हुक ने एक अपना माइक्रोस्कोप बनाया, उसके द्वारा कोशिका का अध्ययन उन्होंने किया था। तो कोशिका के जननकर्ता या फादर ऑफ सेल किसे कहते हैं हम? रॉबर्ट हुक को। और इनने कब खोज की थी कोशिका की? 1665 में। उसके बाद धीरे धीरे फिर परकिंजे ने 1839 में जीव द्रव्य की खोज की। जीव द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। ठीक, उसके पहले 1831 में केंद्रक की खोज की। केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क होता है, अर्थात कोशिका की जितनी भी क्रियाएं कोशिकाएं करती है उन सब का संचालन या उनका जो मैनेजमेंट होता है या उन पे कंट्रोल करने का जो काम होता है वो केंद्रक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर सारी चीज़ें। उसके बाद अगर बात करें हम दूसरी चीज़ सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत, तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लीडन और स्वान ने 1839। ठीक है, उसके बाद इनने कुछ चीज़ें कही कि प्रत्येक जीव का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से, जीव मतलब होता है जंतु और पादप, प्रत्येक जीव का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जीवन संबंधी सभी क्रियाएं, अर्थात जितने भी क्रियाएं हमारे शरीर में होती है, चाहे वो श्वसन ही क्यों ना हो, चाहे वो पाचन ही क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा होती है? कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि भाई कोशिकाएं जो होती है उनका निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन आपने पढ़ रखा होगा कहीं पिछली कक्षाओं में। उसका मतलब क्या है? समसूत्री विभाजन क्या है, अर्धसूत्री विभाजन क्या है? समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में ही तो नई कोशिकाएं बनती है, पुरानी कोशिका से नई कोशिका बन जाती है। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिका बनती है। साथ ही ये कोशिकाएं अपने साथ में आनुवांशिक इकाई भी लेकर चलती है। आनुवांशिक इकाई क्या होती है? तो आपने डीएनए का नाम सुन रखा होगा, पिछली कक्षाओं में चीज़ें पढ़ी होगी। तो कोशिका की आनुवांशिक इकाई होता है डीएनए, जो कोशिका अपने साथ लेकर चलती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माता पिता के लक्षणों को बच्चों तक पहुंचाती है। अब शुरुआत में आपको सबसे पहले अब कुछ चीज़ें लिखनी है।
तो आप सबसे पहले डाल रखी होगी पेपर, आपने हेडिंग डाल रखी होगी पेपर सेकंड, यूनिट फर्स्ट, टॉपिक फर्स्ट, और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान का इतिहास, और उसके बाद सेल थ्योरी। ये पहला टॉपिक है अपना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको लिखवाने जा रहा हूँ, तो आप लिखना स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम नोट्स बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कल हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी कुछ चीज़ें मैंने जैसे आपको जो बताई है उन चीज़ों को मैं अब लिखवाऊंगा, तो आप लिखना स्टार्ट करें। जहाँ आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को रोककर उस चीज़ को देख सकते हैं या डबल से सुन सकते हैं, ठीक है। तो आप तैयार होंगे मेरे हिसाब में, चलिए लिखना स्टार्ट करिए। सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, कोशिका की परिभाषा, या फिर अपन कह दें इसको डेफिनेशन, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कोशिका की परिभाषा या उसकी डेफिनेशन, ठीक है। कोशिका की परिभाषा लिखेंगे आप लोग, डेफिनेशन, ठीक है। प्रत्येक जीव का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीव का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ सेल कहा जाता है, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ सेल कहा जाता है। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे सेल बायोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे साइटोलॉजी कहते हैं या कोशिका विज्ञान कहते हैं। साइटोलॉजी या आपका कोशिका विज्ञान। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। अब आप हेडिंग डालिए हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी। अब क्या हेडिंग डालेंगे आप, हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी, अर्थात कोशिका विज्ञान का इतिहास। कोशिका विज्ञान का इतिहास, इसमें आप लिखना प्रारंभ करेंगे। जीव द्रव्य के जीव द्रव्य की खोज के इतिहास की भांति ही जीव द्रव्य की खोज के इतिहास की भांति ही कोशिका की खोज का भी अपना एक इतिहास है। जीव द्रव्य की खोज की भांति ही कोशिका की खोज का भी अपना एक इतिहास है। सन 1590 में जैकेरिस जेनसन, इस प्रकार से आपको लिखना है, जैकेरिस जेनसन। जैकेरिस जेनसन ने अपने स्वयं का माइक्रोस्कोप बनाया, जिसके माध्यम से कोशिका का अध्ययन आसान हुआ, सर्वप्रथम सन
1665 में सर्वप्रथम सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। कंपाउंड का अर्थ होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अर्थात कंपाउंड माइक्रोस्कोप। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, जिसके माध्यम से उन्होंने पादप के एक काट जानते हैं आप, टुकड़ा, पादप के एक काट अर्थात टुकड़ा का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि उसमें मोटी भित्ति के बने, इस प्रकार मोटी भित्ति के बने, ठीक है, ऐसे। उन्होंने देखा कि उसमें मोटी भित्ति के बने खाली कोष्टक, इस प्रकार के खाली कोष्टक या कक्ष भी अपन कह सकते हैं, कक्ष या फिर कोष्टक, खाली कोष्टक की कई पंक्तियां थी, जो एक कारावास में होने वाली कोठरियों से मिलती जुलती थी। अच्छा, ये कारावास क्या होता है? अगर हम चर्चा करें तो ये कारावास क्या होता है? कारावास का मतलब होता है जेल। जेल में आपने देखा होगा कि कई बैरक्स बने होते हैं, ये अपन ये कह सकते हैं सेल बनी होती है, जिसमें अलग अलग कैदियों को रखा जाता है, छोटे छोटे कक्ष होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? कोठरियां मतलब क्या होती है? सेल। अभी हमने बताया कि भाई छोटी छोटी कोठरियां होती हैं, तो कोठरियां क्या होती है? सेल ही तो होती है, उनको इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो इनने भी क्या देखा? छोटी छोटे कोठरियां देखी, छोटे छोटे कक्ष देखे, और उन्हीं को क्या नाम दे दिया? सेल। तो जो किससे मिलते थे? कारावास से मिलते जुलती थी। इसी समानता के कारण उन्होंने इसे सेल या कोशिका नाम दिया। ठीक है, सेल या कोशिका नाम दिया। अब इनने जिस कोशिका का जो अध्ययन किया था अभी थोड़ा पहले शुरुआत में जो अध्ययन किया था, वो मरे हुए पौधे की छाल थी। अब ऐसे में मरे हुए पौधे की छाल थी तो उसमें जूस नहीं होता है, रस नहीं होता है ना। जैसे आपने नॉर्मल देखा होगा कि हम किसी पौधे को जब या तो कुल्हाड़ी से काटते हैं या किसी प्रकार से पत्थर वगैरह से चोट पहुंचाते हैं, तो हमने देखा उसमें से एक जूस निकलता है, रस निकलने लग जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम उसको चोट पहुंचाते हैं तो कोशिका के ऊपर ये भित्तियां जो होती है, इसके अंदर जो रस भरा रहता है, जैसे हम उसको चोट पहुंचाते हैं ये भित्तियां टूट जाती है और रस उनकी त्वचा के माध्यम से कहाँ आता है? बाहर आने लग जाता है। तो जब इनने शुरुआत में जो अध्ययन किया वो कैसी
कार्क थी वो मरी हुई कार्क, पौधे की छाल थी वो मरी हुई थी। लेकिन बाद में इनने डबल से जब उसका अध्ययन किया, पहले शुरुआत में तो उनने क्या देखा, ये केवल कोशिका भित्ति दिखेगी, क्योंकि मरे पौधे में तो जूस होता नहीं है, रस होता नहीं है। मरे पौधे को हम काटते हैं तो कभी क्या उसमें से निकलता है क्या? मान लीजिए कोई बेंच है, कोई कुर्सी है या कोई सोफा है, अगर हम उसको काटते हैं तो उससे कोई रस या जूस निकलता है क्या? नहीं निकलता, क्योंकि वो मरे हुए पौधा है, मरे हुए पौधे से बने हुए हैं। लेकिन अगर कोई जीवित पौधा है, हरा भरा है, उसको हम अगर चोट पहुंचाते हैं तो उससे जूस निकलेगा या रस निकलेगा। तो वो क्या होता है? कोशिका का रस ही होता है, जूस होता है, जिसे हमने क्या कहा, जीव द्रव्य। अभी तो पढ़ा हमने भाई, उसको क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। और जब जीव द्रव्य होगा तो यहाँ पे मरे हुए पौधे में नहीं होगा वो, अब जीवित पौधे की बात कर रहे हैं। तो इसके पहले उनने मरे हुए पौधे का अध्ययन किया, अब फिर बाद में उनने जीवित पौधे का अध्ययन किया और उनने देखा कि उस पौधे में एक जूस या रस भरा हुआ था, और उसका क्या नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया उसको, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। ठीक है, जो अभी हमने पीछे देखा है उस चीज को, है ना। आगे लिखना है अब आपको। फिर बाद में उन्होंने एक जीवित पौधे की काट लेकर उसका अध्ययन किया, एक जीवित पौधे की काट को लेकर उसका अध्ययन किया तो पाया कि उसके अंदर एक रस या जूस भरा हुआ है, एक रस या जूस भरा हुआ है। ठीक, इसका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में भी किया है, अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में भी किया है। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में भी किया है। इसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने शुक्राणुओं और रुधिर कोशिकाओं तथा प्रोटोजोआ को अपने द्वारा बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी में देखा, अपने द्वारा बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी में देखा। ठीक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने भी अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था, और उस माइक्रोस्कोप के माध्यम से जब उनने अध्ययन किया तो उनने शुक्राणुओं और रुधिर कोशिकाओं में इसका अध्ययन किया या इसके बारे में बताया। फिर आगे सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की। सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की। फिर सन 1839 में
परकिंजे। क्या नाम है? परकिंजे ने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले रस या जूस को इसके बाद सन 1839 में परकिंजे ने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले रस या जूस को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम दिया। ठीक है, स्ट्रे आप सेल बायोलॉजी में आपको इतना करना है। ठीक है, उसके बाद अब आप नई हेडिंग डालेंगे सेल थ्योरी। क्या डालेंगे आप नई हेडिंग? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में अपन चर्चा करते हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, आप सेल थ्योरी डालेंगे। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। ठीक है, सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया। स्लीडन एवं स्वान ने कब? सन 1839 में। लिखना आप लोग, थोड़ा सा लिखना। कोशिका सिद्धांत में, सेल थ्योरी में सर्वप्रथम 1839 में स्लीडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, या ये कह सकते हैं कि कोशिका सिद्धांत दिया। सन 1839 में सर्वप्रथम स्लीडन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया या प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत के अनुसार, इतना और लिखना है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार। मतलब कहने का अर्थ है कि कोशिका सिद्धांत दिया तो उसमें कहा क्या, क्या चीज़ इनने कही, वो आपको लिखना है। तो लिखना है आपको कोशिका सिद्धांत के अनुसार। ऐसे आप लिखेंगे कोशिका सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, पहला पॉइंट डालेंगे आप लोग, पहला नंबर आप डालेंगे और उसमें आपको लिखना है सभी जीवों, क्या लिखेंगे? सभी जीवों, सभी जीवों। मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूं फिर से। जीवों शब्द, आप जब भी जीव शब्द पढ़े तो उसमें होता है जंतु एवं पादप। जब भी आप जीव शब्द पढ़े तो इसका अर्थ क्या होता है? जंतु एवं पादप। ठीक है, जब भी जूलॉजी में हम कहीं भी जीव शब्द पढ़े तो उसका मतलब होता है जंतु और पादप। ठीक है, तो लिखना आगे पहले पॉइंट में सभी जीवों, कोष्टक में लिख लेना जंतु एवं पादप का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। अतः कोशिकाएं जीवों की संरचनात्मक इकाई है। अतः कोशिकाएं जीवों की संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, पहले भी मैंने बताया कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। दूसरा पॉइंट लिखना, दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप लोग। प्रत्येक कोशिका में जीवन संबंधी सभी क्रियाएं होती है। प्रत्येक कोशिका में जीवन संबंधी सभी क्रियाएं होती है। इसलिए कोशिका को जीवों के शरीर की क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। इसलिए जीवों के शरीर की क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। अभी मैंने शुरुआत में आपको एक परिभाषा लिखवाई थी कि एक लाइन में अगर हम इसकी परिभाषा दें
तो इसका अर्थ क्या होता है, उसके लिए मैंने आपको एक परिभाषा बताई थी सिंगल लाइनर कि कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो अब आप यहाँ देखेंगे संरचनात्मक हमने यहाँ लिखा और यहाँ क्रियात्मक, दोनों को एक साथ बोलेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसका। तीसरा नंबर लिखिए आप, नई कोशिकाएं। तीसरा नंबर लिखना, नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती, नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। मतलब इसका यह है कि जैसे कोई कोशिका है ना, जैसे कोई कोशिका है, इस कोशिका से हमें नई कोशिका, अगर मान लीजिए हमारे शरीर को नई कोशिका की आवश्यकता है, हमारे शरीर की कोई कोशिका नष्ट हो गई, तो उस कोशिका के द्वारा अब हमें शरीर को नई कोशिका चाहिए। तो नई कोशिका कोई ऐसा तो है नहीं भाई बाजार में मिल जाएगी, बाजार से खरीद लाओ 2 कोशिका 4 कोशिका, ऐसा सिस्टम ऐसा नहीं होता है। कोशिका का क्या सिस्टम होता है कि भाई एक कोशिका है, उससे नई कोशिकाएं बनेंगी, अर्थात पुरानी कोशिका से ही कौन सी बनती है, नई। आपने समसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, इन सारी चीज़ों का नाम सुना होगा। इनके द्वारा ही ये कोशिकाएं नई कोशिकाएं बनती है। जब कोशिका का जीवन काल पूरा होने वाला होता है, मतलब लगभग कोशिका को ऐसा लगता है कि भाई वह अपनी मृत्यु नजदीक है, तो कोशिका क्या करती है कि इन कोशिकाओं में, पुरानी कोशिकाओं में क्या होता है, विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप नई कोशिकाएं बनती है। ठीक है, नई कोशिकाएं बनती है और इन कोशिकाओं को अपन कहते हैं पुत्री कोशिकाएं या फिर आपकी डाटर सेल। क्या कहते हैं इनको, डाटर सेल। ठीक है, तो इनने क्या कहा कि भाई नई कोशिका अगर बनेगी तो वो किससे बनेगी, पुरानी कोशिका से, अर्थात पूर्ववर्ती कोशिका से। अगला नंबर लिखिए, चौथा नंबर, कोशिका आनुवांशिक एकक होती है। कोशिका आनुवांशिक एकक होती है। क्या मतलब है इसका, आनुवांशिक एकक का मतलब ये होता है कि जैसे ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, केंद्रक, ये न्यूक्लियस है, केंद्रक, इसके अंदर एक धागा होता है इस प्रकार से। ठीक है, क्या होता है, एक धागा। इस धागे को कहते हैं क्रोमेटिन नेट। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन नेट या क्रोमेटिन धागा, क्रोमेटिन धागा। ठीक है, इसका जो निर्माण होता है वो डीएनए प्लस प्रोटीन से होता है। ठीक है, इसका निर्माण किससे होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन से। ठीक है, और इस धागे से ही आगे चलकर क्रोमोसोम बनते हैं। क्रोमोसोम का नाम सुना होगा आपने, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये शब्दावली अगर आपने नहीं सुनी है तो फिर आपने कुछ नहीं पढ़ा है। ये चीज़ है, तो क्रोमोसोम शब्दावली आपने सुनी होगी, क्रोमोसोम या हिंदी में आपने पढ़ रखा हो गुणसूत्र। ठीक है, क्रोमोसोम को ही क्या कहते हैं, गुणसूत्र। गुणसूत्र के माध्यम से ही माता पिता के लक्षण संतान में जाते हैं। ठीक है ना, ये एक मान लीजिए पिता है, माता है, उनके जो लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, या एक संतान जब अपनी संतान में, खुद की संतान में पिता के लक्षण जाते हैं तो किसके माध्यम से जाते हैं, गुणसूत्र के माध्यम से। और ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उनको अपन आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, और जिसके द्वारा जाते हैं वो आनुवांशिक इकाई होती है। तो किसके द्वारा जाते हैं, गुणसूत्र के द्वारा। इसलिए गुणसूत्र क्या है, आपकी आनुवांशिक एकक, जो किससे बनती है, आपकी क्रोमेटिन नेट। और क्रोमेटिन नेट कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के अंदर। और केंद्रक किसका अंग है, कोशिका का। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोशिका आनुवांशिक एकक है। ठीक है, ऐसा किसने बताया, स्लीडन एंड स्वान ने अपनी कोशिका सिद्धांत में। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, कई चीजें अपन इसमें डिस्कस करेंगे, कोशिका कितने प्रकार की होती है, लेकिन आपका सेल थ्योरी में आपको इतना पढ़ना है। बाकी चीजें, सेल कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी सेल होती है, क्या अंतर होता है इन सेल्स में, है ना, ये सारी चीजें हम अगली क्लास में देखेंगे।
आज के दिन के लिए आपको इतना ही। आज आपका हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी और सेल थ्योरी वाला जो टॉपिक है पहला, वो आपका समाप्त हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।